जय हिंद साथियों, ये साइंस क्वेश्चन सीरीज का 18वां पार्ट है, जिसमें आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, अश्रु गैस क्या है? अश्रु गैस क्या है? इसका आंसर है क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। क्या होता है आंसू गैस? आंसू गैस को ही अश्रु गैस कहते हैं। आंसू गैस के गोले दागने के तुरंत बाद ही यह गैस धुआं की तरह हवा में फैल जाता है तथा भीड़ में उपस्थित व्यक्तियों के आँख में भारी जलन होने लगती है, जिसके फलस्वरूप आँखों से आंसू निकलने लगती हैं। जलन होने तथा धातु धुआं के कारण लोगों को आँख से कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण या तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है, नहीं तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आंसू गैस से होने वाली हानि तथा बचाव के उपाय एवं तरीके इस प्रकार हैं। आंसू गैस के संपर्क में आते ही हमारे शरीर के संवेदी अंग उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आँखों तथा त्वचाओं में जलन होने लगती है। आँखों में जलन के कारण आंसू निकलने लगते हैं तथा साथ ही आपको सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। कभी कभार इन गैसों के ज़्यादा प्रभाव में आने से अंधापन भी हो सकता है। आंसू गैस हमारे श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। इस हानिकारक गैस के कारण नाक तथा श्वसन नली में जलन, बार बार छींक यानी स्नीजिंग, उल्टी, दम घुटने लगना तथा खांसी होने के साथ असह्य पीड़ा होती है। आंसू गैस से बचाव के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आंसू गैस किसी व्यक्ति पर सीधे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। सुरक्षा बलों द्वारा अश्रु गैस छोड़ने की संभावना हो तो आप दूरी बनाकर रखें। नंबर 2, आंसू गैस के ज़्यादा प्रभाव में आने के कारण आँखों की रोशनी भी जा सकती है, इसलिए जब तक हवा में गैस अथवा पाउडर मौजूद रहे आँख न खोलना। तीसरा पॉइंट है, आंसू गैस जिस दिशा से आ रही हो उसकी विपरीत दिशा में जल्दी से चले जाएं अथवा उस दिशा से दूर हो जाएं। चौथा पॉइंट है, इस गैस से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आंसू गैस भारी होने के कारण हवा में नीचे ही रहता है। पांचवा पॉइंट है, यदि आप किसी घर अथवा बिल्डिंग में हैं तो जल्दी से बाहर निकल जाएं तथा किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचें। छठा पॉइंट, अपने नाक तथा मुंह को मोटा रुमाल अथवा कपड़े से ढक लें। यहाँ याद रखें कि रुमाल अथवा कपड़ा भीगा होना चाहिए, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। सातवां पॉइंट है इसमें, यदि आप चश्मा का उपयोग करते हैं तो उसे तुरंत उतार दें। आप उस चश्मे का उपयोग कर सकते हैं जो पूरी तरह से आपके आँखों के आसपास कसा हुआ हो अथवा जिससे बाहरी हवा आँख तक नहीं पहुँचे। उदाहरण के लिए तैराकों का चश्मा। 8वां पॉइंट है, ये इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि प्याज का उपयोग आप अश्रु गैस के काटने के रूप में कर सकते हैं। लोहे को काटता है के सिद्धांत पर यदि आप आंसू गैस या टीयर गैस से पीड़ित हैं तो प्याज को आधा काट कर अपने दोनों आँखों पर रख लेने से आँखों में उत्तेजना तथा जलन कम हो जाती है। इसमें 9वां पॉइंट है, इस दौरान अपने आँखों को रगड़ें नहीं बल्कि लवण युक्त पानी से आँखों तथा त्वचा को धोएं। यदि आप ओसी अथवा मिर्च पाउडर से ग्रसित हैं तो पानी का उपयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि ये सब सूखे हुए होते हैं, लेकिन पानी के संपर्क में आते ही हमारे रोमकूपों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जलन बढ़ जाती है। 10वां पॉइंट इसमें, पानी से त्वचा को धोते समय एक बात याद रखें कि गैस में उपस्थित कुछ रसायन पानी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिसके कारण आपको और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
आप त्वचा के लिए नींबू के रस अथवा अल्कोहल तथा आँखों के लिए लवण युक्त जल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तेल, लोशन तथा डिटर्जेंट के उपयोग से कुछ दिन तक दूर रहें। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? इसका आंसर है निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। आइए हम निकोटीन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। निकोटीन तंबाकू के पौधे में पाया जाने वाला एक अत्यधिक नशे की लत लगाने वाला रासायनिक है। निकोटीन मुख्य रूप से तंबाकू वाली सिगरेट के धुएं के माध्यम से सांस से शरीर में जाता है। तंबाकू से धूम्रपान करने के अन्य तरीकों में पाइप, सिगार, हुक्का, चिलम इत्यादि शामिल हैं। बिना धुएं वाली तंबाकू नाक या मुंह के माध्यम से एक पाउडर के रूप में ली जाती है। निकोटीन नशे की अत्यधिक लत के अलावा गंभीर साइड इफेक्ट के लिए जाना जाता है। यह हृदय, प्रजनन प्रणाली, फेफड़े, गुर्दे आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कई अध्ययनों से लगातार इसकी कैंसर पैदा करने की क्षमता की पुष्टि होती रही है। निकोटीन किसमें पाया जाता है? निकोटीन पौधों के नाइटशेड परिवार सोलनेसिए में मुख्य रूप से तंबाकू में पाया जाता है और टमाटर, आलू, बैंगन और हरी मिर्च में भी कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये भी इसी परिवार के पौधे हैं। तंबाकू के पौधों की कई प्रजातियां हैं। टबैकम प्रजाति आज के तंबाकू उत्पादों के प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग हो रही है। व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि निकोटीन मस्तिष्क और शरीर पर कई जटिल और कभी-कभी अप्रत्याशित प्रभाव डालता है। निकोटीन के कारण आपके स्वास्थ्य पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा जैसी फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। अस्थमा के लक्षणों में तीव्रता आना, मुंह, गुर्दे, एसोफेगस, फेरिंक्स, लॉरेंस, पेट, पैनक्रिया, गर्भाशय, मूत्रनली और मूत्राशय के कैंसर के जोखिम में वृद्धि, स्ट्रोक, वैस्कुलर रोग, दिल का दौरा और एन्यूरिसिस सहित दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ना। किसी अन्य के धूम्रपान से निकलने वाले धुएं से धूम्रपान न करने वालों में फेफड़ों के कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर बीमारी सहित कई बीमारियों के साथ साथ बच्चों में अस्थमा की गंभीरता में वृद्धि और अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम की घटनाएं बढ़ती हैं। धूम्रपान करने वाली महिलाओं में जल्दी रजोनिवृत्ति होने की प्रवृत्ति बढ़ना। धूम्रपान करने वाली जो महिला ओरल गर्भ निरोधक को लेती हैं उसमें कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर बीमारियों के होने का जोखिम अधिक होता है। धूम्रपान करने वाली गर्भवती महिला को मृत या समय से पहले या कम वजन के शिशु पैदा होने का जोखिम बढ़ता है। तीसरा क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? इसका आंसर है फ्रियान गैस। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए फ्रियान गैस प्रयोग में लाई जाती है। चौथा क्वेश्चन, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? इसका आंसर है पेप्टाइड में। पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन के पाचन में मदद करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण नहीं करता। पेप्सिन एक एंजाइम है जिसके जाइमोजेन पेप्सिनोजेन को पेट में मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है और जो भोजन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। पांचवा क्वेश्चन है, क्वाशिरकोर तथा मरस्मस बीमारी किस की कमी से होता है? क्वाशिरकोर तथा मरस्मस बीमारी किसकी कमी से होता है? इसका आंसर है प्रोटीन की कमी से। छठा क्वेश्चन है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना बंद हो जाता है? किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना बंद हो जाता है? इसका आंसर है फेरिक क्लोराइड। सातवां क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका आंसर है ओस्मियम। ये है ओस्मियम। आठवां क्वेश्चन है, D2O का सामान्य नाम क्या है? D2O का सामान्य नाम क्या है? इसका आंसर है भारी जल।
ये देखिए, जो नॉर्मल जल होता है और जो भारी जल होता है उसमें फ़र्क। 9वां क्वेश्चन है, वोलोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वोलोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? इसका आंसर है ऊष्मीय विकिरण। वोलोमीटर क्या होता है? वोलोमीटर एक औजार है जिसका उपयोग विद्युत चुम्बकीय तरंग की शक्ति मापने के लिए किया जाता है। वोलोमीटर आपतित विद्युत चुम्बकीय तरंग की शक्ति तरंग द्वारा किसी प्रतिरोधी पदार्थ पर उत्पन्न किए गए तापमान द्वारा उस पदार्थ के प्रतिरोध में किए गए परिवर्तन के रूप में मापता है। इस डिवाइस को अमेरिकी वैज्ञानिक सैमुअल पायरपोंत ने सर्वप्रथम 1878 में बनाया था। इस डिवाइस में तापमान को सेंस करने वाले पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से टेम्परेचर सेंसिटिव पदार्थ के रूप में थर्मिस्टर या वेरिएटर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग यानी कि वोलोमीटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? वोलोमीटर का उपयोग तापमान में होने वाली परिवर्तन को मापता है। तापमान में होने वाली परिवर्तन को मापने के लिए वोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मल कैमरा में वोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोलोमीटर का उपयोग थर्मल स्कैनिंग में किया जाता है। वोलोमीटर का उपयोग जंगल में लगने वाली आग को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, किसी भी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले किसी सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन आदि। 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? इसका आंसर है मैक्सवेल जी ने। मैक्सवेल जी ने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये देखिए, प्रकाश विद्युत तरंग किस प्रकार चलती है। 12वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? इसका आंसर है अल्फा, बीटा और गामा कण। रेडियो सक्रियता या रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हों विकिरणशील या विकिरण रेडियोधर्मी कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है। ये इसका फिगर है, आप देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? इसका आंसर है गामा किरण। ये है गामा किरण। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण या फोटॉन है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। गामा किरणों के फोटॉनों की ऊर्जा अब तक प्रेक्षित अन्य सभी फोटॉनों की ऊर्जा से अधिक होती है। सन 1900 में फ्रांस के भौतिक शास्त्री हेनरी बेकुरेल ने इसकी खोज की थी। जब वे रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे तब परमाणु का नाभिक एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर क्षयित होता है, तो इस प्रक्रिया में गामा किरणें निकलती हैं। इस प्रक्रिया को गामा क्षय कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है ग्राहम को। ये सारे कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें मिल्क, फॉग, स्मोक, ये सब जो है मुख्य रूप से उसके उदाहरण हैं। 15वां क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? इसका आंसर है बर्जेलियस जी ने। वह पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया की गति में परिवर्तन कम या ज़्यादा कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह अपक्रिया की गति में परिवर्तन की घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है। इसका आप रासायनिक अपक्रिया देख सकते हैं, वनस्पति तेल प्लस H2O, जिसमें निकिल जो है इसमें ये उत्प्रेरक है
और फिर उसके बाद वनस्पति घी बनकर तैयार हो जाती है। 16वां क्वेश्चन है, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? इसका आंसर है टाइटेनियम को। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। यह है टाइटेनियम। टाइटेनियम एक धातु है तथा रासायनिक रूप में यह एक तत्व होता है। यह सफ़ेद सिल्वर रंग की धातु होती है। टाइटेनियम बहुत ही मजबूत और भार में हल्की धातु होती है। टाइटेनियम का सिंबल Ti होता है। इसका परमाणु क्रमांक संख्या 22 होता है। इसके परमाणु में 22 प्रोटॉन, 22 इलेक्ट्रॉन तथा 26 न्यूट्रॉन होते हैं। टाइटेनियम का परमाणु भार 47.867 होता है। टाइटेनियम का घनत्व 4.506 ग्राम प्रति घन होता है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। टाइटेनियम सामान्य तापमान पर ठोस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट पिघलने का तापमान 1660 डिग्री सेल्सियस होता है तथा बॉइलिंग पॉइंट उबलने का तापमान 3287 डिग्री सेल्सियस होता है। 17वां क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? इसका आंसर है गैंग। 18वां क्वेश्चन है, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? अयस्क से हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? इसका आंसर है फ्लक्स। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? इसका आंसर है धातुमल। गालक इन अशुद्धियों से मिलकर द्रवित पदार्थ बनाते हैं जिसे धातुमल कहते हैं। यह धातु से हल्का होने के कारण ऊपर तैरता रहता है, जिसे निकाल कर अलग कर लिया जाता है। उदाहरण FeO में SiO2 मिलाने पर FeSiO3 धातुमल प्राप्त होता है। 20वां क्वेश्चन है, हॉर्न सिल्वर किसका उदाहरण है? हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? 20वां क्वेश्चन है, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? इसका आंसर है चांदी का। यह है चांदी का अयस्क हॉर्न सिल्वर। इसका सूत्र होता है AgCl। रंग इसका धूसर होता है। चमक रसदार सुस्त और नाम इस सतही चांदी के अयस्क को रेगिस्तानी हवा और धूल से गाय के सींग के सुस्त चमक के लिए पॉलिश किया जाता है, इसलिए इसका नाम सींग चांदी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।